हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी के लिए शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। बताया था मैंने आपको संविधान के बारे में, फंडामेंटल ऑफ राइट के बारे में, हमारे क्या मौलिक अधिकार हैं उसके बारे में टॉपिक लेके आए। डिटेल से बताएंगे आपको आज फंडामेंटल राइट के बारे में क्या होता है, मौलिक अधिकार के बारे में। तो पहला अधिकार है समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। इसके बारे में बताएंगे। ये मतलब 14 से 18 तक है। ये अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो इसके बारे में मतलब थोड़ा डिटेल बताएंगे क्या है हमारा समता का अधिकार, इसके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे मैं 14 से 18 के अंतर्गत रखा गया है इनको, तो मैं 14 में क्या है, तो आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि मतलब विधि के समझ समता का अधिकार, विधि के समझ समता का अधिकार देता है। ये मतलब सभी को समानता का अधिकार है। आर्टिकल 15 में बताया गया है, अनुच्छेद 15 में जैसे किसी जाति या किसी धर्म के बाद या किसी भाषा या किसी रंग आदि के आधार पर मतलब किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारे संविधान में, हमारे मौलिक अधिकार में इनका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 15 में बताया गया है कि जैसे कोई भी जाति हो या कोई भी धर्म हो या कोई सी भाषा हो, रंग हो, इनके आधार पर किसी मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है, लोक नियोजन। आर्टिकल 16 में कहा गया लोक नियोजन में अवसर की समानता। मतलब सभी को इसमें क्या है, सभी को सरकारी नौकरी को एक समान रूप से सभी को मौका दिया जाएगा। आर्टिकल 16 में अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है, अस्पृश्यता का अंत। मतलब अस्पृश्यता होता है छुआछूत, इसका अंत मतलब आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में है, तो वो है आर्टिकल 18 में इसका वर्णन किया गया है। जैसे रक्षा के ऊपर या मतलब शिक्षा के ऊपर मतलब क्या है कि मतलब क्षेत्र में मतलब जो उपाधियों का अंत मतलब अंत किया गया है। इसके बाद आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ये 19 से 22 तक इसका अंतर्गत किया गया। 19 से 22 तक 19 के ए में क्या कहा गया है, 19 के ए में कहा गया भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 के ए में इसमें क्या, अगला पॉइंट है सूचना का अधिकार। मतलब जैसे 2005 में मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब किसी व्यक्ति की जानकारी लेने, पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आर्टिकल 19 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णन किया गया है कि कोई भी सरकारी व्यक्ति होता है तो उसकी पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हम आर्टिकल 19 के ए के तहत। एक व्यक्ति थे नवीन जिंदल बनाम मामला गया था इनका सुप्रीम कोर्ट में। तो ये मामला लेके गए थे नवीन जिंदल सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या कहा था कि मतलब इन्हें एक तिरंगे फहराने की आज़ादी मिली थी। ये मामला लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ से मतलब आज़ादी मिली थी तिरंगे फहराने, हर आम आदमी को तिरंगे फहराने की आज़ादी मिली थी हमारे इंडिया के अंदर।
ये एक मामला लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में। 19 के बी में क्या कहा गया? 19 के बी में मतलब सभा की आज़ादी, इसमें सभा की आज़ादी का वर्णन किया गया 19 के बी में। 19 के सी, अनुच्छेद 19 के सी में मतलब जैसे संघ बनाने की आज़ादी, इंडिया के अंदर कहीं भी संघ बनाओगे यूनियन, तो उसकी आज़ादी है हमें। 19 के सी में आज़ादी मिली थी। 19 के डी में, अनुच्छेद 19 के डी में क्या कहा है? पूरे देश में हम कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है, इंडिया के अंदर कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है। 19 के ई में 19 का जी, अनुच्छेद 19 का जी, इसमें क्या है? जीविका के साधन और व्यापार, इनकी स्वतंत्रता है। हम व्यापार कर सकते हैं इंडिया के अंदर कहीं भी। ये आर्टिकल 19 के जी में इसकी स्वतंत्रता मिली थी हमें। उन्नीस के में मत जैसे प्रेस की आज़ादी, मीडिया, इसकी आज़ादी मतलब कहीं भी बोल सकती है मीडिया। 19 के में ही है ये, अनुच्छेद 19 में ही है, 19 के में। आर्टिकल 20 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 20 के बारे में जैसे अपराधी होता है, एक अपराधी, तो उसके लिए एक ही सज़ा दी जाएगी, एक अपराधी के लिए एक सज़ा। तो जैसे हम राजीव गांधी की हत्या हुई थी जब 1991 में, तो उनका जो अपराध था, तो उनको फांसी की सज़ा नहीं दी गई थी। उन्हें अभी भी कारावास रखा गया है, जेल के अंदर आजीवन कारावास। इन्हें जब फांसी की सज़ा दी जा रही थी तो एक मामला गया था, तो उसमें बोला था कि एक अपराध के लिए एक सज़ा दी जाएगी। इन्हें पहले एक सज़ा दे चुके थे, 11 साल जेल में रखा था इन्हें। अब मतलब फांसी की सज़ा क्यों हो रही है? इसलिए मतलब इन्हें आजीवन कारावास किया गया, इसलिए इन्हें फांसी की सज़ा नहीं हुई थी। इसलिए एक अपराध के लिए एक सज़ा 20 के ए में कहा गया है, आर्टिकल 20 के ए में। अगला पॉइंट क्या है? अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार है हमें, जीवन जीने का अधिकार है। जैसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार इसी में है, इसे बोलते हैं जीवन जीने का अधिकार। 21 में, अनुच्छेद 21 में ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। एक मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, पुट्टा स्वामी मामला। पुट्टा स्वामी बना मामला जब सुप्रीम कोर्ट में ये गया था, तो आदेश दिया था कि मतलब सबको निजता का अधिकार है, हर व्यक्ति को निजता का अधिकार है। ये मामला 2017 में गया था, आर्टिकल 21 का ही भाग है ये। दूसरा पॉइंट है मतलब भारतीय संविधान में ये मतलब गोपनीयता का अधिकार है, ये भी मौलिक अधिकार है गोपनीयता का। जैसे कोई भी गुप्त चीज़ है, हमारा अधिकार है गुप्त चीज़ का। जैसे हम जैसे प्राइवेसी लगाते हैं, फ़ोन में लगाते हैं, तो वो हमारा अधिकार है, हमारी गोपनीयता का अधिकार है। एक मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में मेनका गांधी का। मेनका गांधी बना मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो उस मामले में बताया गया कि मतलब विदेश जाने का अधिकार दिया गया है। पहले मतलब ये विदेश जाने का अधिकार नहीं था हमारे इंडिया के लोगों को। ये मेनका गांधी ये मैं मामला लेके गई सुप्रीम कोर्ट में, तब हमें आज़ादी मिली थी विदेश जाने की। ये भी आर्टिकल 21 का ही भाग है। अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है? कोई भी व्यक्ति स्वयं मतलब स्वयं को बचने के लिए अपनी
अपनी अर्जी का वकील कर सकता है। स्वयं जैसे स्वयं को बचने के लिए अपनी अर्जी के लिए एक वकील कर सकता है। जैसे पुलिस किसी भी दोषी को गिरफ्तार करके 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकती है। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 23 में बेगारी प्रथा, ये क्या बेगारी प्रथा पर रोक है। जैसे बेगारी प्रथा होती है, जैसे किसी व्यक्ति को काम कराने के बाद उसे पैसा न देना, ये बेगारी प्रथा होती है। इस पर रोक लगाई गई। आगे बता रहे हैं, इसके आगे चर्चा करते हैं। जैसे संपत्ति के अधिकार में बताते हैं कुछ। राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बताया था कि राइट टू प्रॉपर्टी अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। इसे ये प्रॉपर्टी एक कर्जा भी हो सकता है। प्रॉपर्टी जैसे किसी की संपत्ति है तो संपत्ति एक कर्जा के रूप में भी हो सकती है उसकी। हाँ, हमारा धन क्या होता है? हमारा धन होता है पूंजी और संपत्ति को जोड़ करके, ये हमारा धन होता है। ये संपत्ति दो प्रकार की होती हैं, एक होती है चल, एक होती है अचल। ये तो संपत्ति के बारे में हुआ कुछ। अब आगे चर्चा करते हैं। आर्टिकल 24 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 24 में इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या कहा गया? 14 वर्ष से आयु के बच्चों से कारखानों में, किसी दुकानों पर, अपना किसी भी स्थान पर बाल श्रम निषेध है। जैसे 14 से नीचे वाले बच्चों को काम नहीं करा सकते हैं आप। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बताया गया है। अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत तो इसमें बताया गया है कि किसी धर्म को मानना है तो उनके धर्म के अनुसार आचरण करना। आर्टिकल 25 का ही भाग है ये। अगला पॉइंट है साहवाना केस में एक सुप्रीम कोर्ट का मामला गया था। इसका मामला था 3 तलाक के ऊपर। आर्टिकल 25 का भाग नहीं माना इसे एससी ने। तो जब जैन धर्म की पद्धति में जब संतारा को आर्टिकल 25 में पढ़ा जाएगा। इस पद्धति में बताया गया कि आर्टिकल 25 में नहीं, आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं होता। यदि कोई भी व्यक्ति लालच या दबाव में अपना धर्म परिवर्तन करता है तो रोक लगाने इस पर रोक लगाई जा सकती है। हिंदू धर्म के सभी स्थल सभी वर्गों के लिए ये खुले रहेंगे। यहाँ हिंदू शब्द का मतलब होता है सिख, जैन, बौद्ध,
इनसे है इनका मतलब हिंदू धर्म। आर्टिकल 26 अनुच्छेद 26 में बताया गया प्रत्येक व्यक्ति, इसमें कहा गया प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक संस्था स्थापित कर सकता है। कोई भी व्यक्ति धार्मिक संस्था स्थापित कर सकता है, आर्टिकल 26 के अंतर्गत बताया गया है। आर्टिकल 27 में बताया आर्टिकल 27 में बताया गया सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए पैसा नहीं दे सकती है। कोई भी धर्म होगा तो उसको बढ़ाने के लिए सरकार उसे पैसा नहीं देगी। ये तो रही बात आर्टिकल 26 की। अब आगे बताते हैं आर्टिकल 28 के बारे में। आर्टिकल 28 में बताया गया किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। सामान्य प्रकार से किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन तमिलनाडु राज्य ने अपने राज्य में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया है। तमिलनाडु में जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन से राज्य में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है, तो वो है तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों में राष्ट्रीय गान गाना प्रारंभ कर दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी फिलहाल में मदरसों में राष्ट्रीय गान गाना प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहले राष्ट्रीय गान होगा मदरसों में। ये पहले नहीं होता था, लेकिन अब बीजेपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी फिलहाल में मदरसों में राष्ट्रीय गान गाना प्रारंभ कर दिया है। अब आगे चर्चा करते हैं शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 से 30 के अंतर्गत बताते हैं। तो 29 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 29 में सभी अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि और संस्कृति इसको बचाने का अधिकार होगा। जैसे अल्पसंख्यक शब्द का मतलब होता है, अल्पसंख्यक मतलब इसका मतलब होता है कहीं भी परिभाषित इसमें नहीं किया गया। 50% से कम जनसंख्या वाले लोग अल्पसंख्यक होते हैं। यही नहीं कि अल्पसंख्यक मतलब अल्पसंख्यक मुस्लिम लोग ही होते हैं। मुस्लिम लोग नहीं अल्पसंख्यक। जैसे अल्पसंख्यक होते हैं बौद्ध, ईसाई, जैन, फारसी, मुस्लिम, ये सभी। आर्टिकल 30 में बताया गया है कि सभी अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक को शिक्षण संस्थान स्थापन करने का अधिकार रहेगा, आर्टिकल 30 में बताया गया है। आर्टिकल 30 हो गया। अब आर्टिकल 32 के बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें बताया गया है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इन्हें संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इनको संविधान की आत्मा कहा है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, बताइए किस आर्टिकल भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो वो है आर्टिकल 32। इसमें 5 प्रकार की रिट दर्शाई जा सकती हैं। याचिका 5 प्रकार की याचिका बताई गई हैं इसके अंतर्गत। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिट। तो जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना, मतलब उसमें
उसमें कहा था प्रस्तावना संविधान की कुंजी या आत्मा, कहा है। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है भारत सरकार अधिनियम 1935 को वो मतलब लघु संविधान कहा जाता है 1935 में। मतलब जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में इन प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था, वो जैसे मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को मतलब भारत सरकार अधिनियम 1919 कहा जाता है। नंबर 1, हमने जैसे 5 प्रकार की रिट बताई थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। वो है नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा है परमादेश, और तीसरा है अधिकार परीक्षा, और उसके बाद चौथा है उत्प्रेक्षण, और उसके बाद पांचवा है प्रतिच्छेद। ये 5 प्रकार की रिट हैं। मौलिक अधिकार को सकारात्मक और नकारात्मक, इन्हें दोनों प्रवृत्ति के होते हैं। ये जो हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं, ये मतलब मौलिक अधिकार होते हैं, ये मतलब हमारे सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं, दोनों प्रवृत्ति के हो सकते हैं ये। अगला पॉइंट है नीति निर्देशक को जो तत्व थे, ये हमारे नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से ये तत्व लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में इसमें दाखिल नहीं किया जा सकता। नीति निर्देशक तत्वों को मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकता है। अगला पॉइंट है यह भारतीय संविधान में आर्टिकल 36 से 51 तक, यह हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 36 से 51 तक, और आर्टिकल 40 में क्या कहा गया कि ग्राम पंचायतों के इनका मतलब गठनों का उल्लेख किया गया है। अभी जो चुनाव होंगे वो आर्टिकल 40 के तहत हमारे ग्राम पंचायतों मतलब ये चुनाव होते हैं वो आर्टिकल 40 के तहत ही होते हैं। उसका उल्लेख किया गया है हमारे अनुच्छेद 40 में। और जब पंचायती राज्य क्या होते हैं, पंचायती राज्य तो सबसे पहले मैं 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में क्या हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान में नागौर से पंचायती राज व्यवस्था लेके आए थे, इसने घोषणा की थी। अगला पॉइंट है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक मतलब किन्हें कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बताइए कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है वो मतलब उसमें कहा जाता हमारे बलवंत राय मेहता। अगला पॉइंट है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, वो हैं लॉर्ड रिपेन। स्थानीय स्वशासन के जनक है लॉर्ड रिपेन। अगला पॉइंट है 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। इसमें क्या है कि मतलब पंचायती राज से संबंधित हैं ये दोनों। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा राज्यसभा। तो इसमें क्या गया, राज्यसभा में ये आर्टिकल 80 में इसका वर्णन किया गया है। हमारा जो राज्यसभा होता है उसमें अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है। तो मतलब राज्यसभा का जैसे प्राचीन नाम क्या है, इनके जो प्राचीन नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट,
1954 में बदला गया था ये मतलब पहले क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट था ये, अब इसे राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जैसे राज्यसभा के उपनाम क्या हैं, उच्च सदन, स्थायी सदन, और अगला है अप्रत्यक्ष सदन, और अगला है राज्यों का सदन। मतलब शुरुआत में दो बार लॉजिस्ट्री सिस्टम से 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जा सकता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? वो है हमारी 250। अधिकतम संख्या 250, उसमें से 238 हमारे सदस्य निर्वाचित होंगे, जैसे उन पे मतलब जनता वोट करेगी। हमारे 12 हैं, वो हैं मनोनीत सदस्य, इन्हें राष्ट्रपति चुनेगा अपनी इच्छा अनुसार। ये अनुच्छेद 80 के तहत, अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है कि मतलब राष्ट्रपति इन 12 सदस्यों को चुन सकता है। अभी वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? वो है 245। अभी 245 सीटों पर चुनाव होता है। इसमें 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं और हमारे 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव निर्वाचन आयोग करता है। और तथा विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? ओपन वोटिंग होती है इनकी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, तो वो होता है 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा का सभापति मतलब राज्यसभा का सभापति होता है, वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है ये। और क्या बताया गया है कि राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा का ही सदस्य होता है। मतलब वर्तमान में सभापति कौन है? अभी जैसे पूछ लेगा बताइए अभी सभापति कौन है, वर्तमान में सभापति कौन है, तो वो है वेंकैया नायडू। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लेकिन जब के पहले उपसभापति कौन थे, तो वो थे एन.के. अयंगर। कौन थे? एन.के. अयंगर। अगला पॉइंट है संविधान का प्रारूप बनाने का श्रेय किसे है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, यूपी टेट में पूछा गया है, यूपीएसआई में पूछा गया है। बताइए कि संविधान का प्रारूप बनाने का श्रेय किसे है? वो है बी.एन. राव को। लेकिन जबकि प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछ लिया जाए, बताइए प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, तो हमारे बी.आर. अम्बेडकर हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आज के लिए बस इतना ही। आगे चर्चा करेंगे कल। हमारी वीडियो देखने के लिए आपके लिए धन्यवाद।